आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफी। पेश है अब तक की कुछ अहम खबरें। तेलंगाना कानून साज काउंसिल के लिए मुंतखब 4 अरकान पट्टनम महेंदर रेड्डी, काकी रेड्डी नारायण रेड्डी, एल रमना, यादव रेड्डी को उबूरी सदर नशीन कानून साज काउंसिल सैयद अमीरुल हसन जाफरी ने हलफ दिलवाया। कबल अजीम सेक्रेटरी मकन्ना डॉक्टर नरसिम्हाचार्युलू ने नोटिफिकेशन पढ़कर सुनाया। तकरीब हल्फ बर्दारी में वजीर मकन्ना वेमला प्रशांत रेड्डी, वजीर फाइनेंस और सेहत टी हरीश राव, वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वजीर नशाबंदी व श्रीनिवास गौड़, वजीर पंचायत राज और देही तरक्यात एरबली दयाकर, वजीर अफजाइश मवेशियाँ तिलसानी श्रीनिवास यादव, गवर्नमेंट विप MS प्रभाकर राव और रुकन मकन्ना के कविता और दीगर अरकान पार्लियामेंट व मकन्ना ने इस मौके पर शिरकत की। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में मुनक़िदा काबीनी इजलास में चंद रोज़ कबल आइंदा तालीमी साल से सरकारी स्कूल्स में अंग्रेज़ी तालीम फराहम करने की जो मंजूरी दी गई है उसे हकीकत में तब्दील करने के सिलसिले में वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी और महकमे तालीम के आला अहदेदार मुसलसिल जायज़ा इजलास का इनेकाद अमल में लाते हुए अपर प्राइमरी और हाई स्कूल्स जहाँ फ़िलहाल तेलुगु मीडियम और बाज़ स्कूल्स जहाँ उर्दू मीडियम में तालीम दी जा रही है उन तमाम स्कूल्स में अंग्रेज़ी तालीम शुरू करने की तैयारियों का बाज़ाब्ता आगाज़ कर दिया है। ज़राए के मुताबिक तेलंगाना के 33 अजला में 26,000 से ज़्यादा सरकारी स्कूल्स में 22,93,000 तलबा तेलुगु मीडियम और उर्दू मीडियम और अंग्रेज़ी मीडियम में तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन उन 22,000 स्कूल्स सरकारी स्कूल्स में सिर्फ 10,000 स्कूल्स में अंग्रेज़ी तालीम का नज़्म जारी है। हुकूमत और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव तमाम 22,000 स्कूल्स के अलावा मज़ीद नए स्कूल्स का कायम करते हुए अंग्रेज़ी तालीम शुरू करने का मनसूबा बना रहे हैं, लेकिन इसमें अहम रुकावट असातिज़ा की कमी दरपेश हो रही है, जिसको लेकर अपोजिशन कायदीन ने भी हुकूमत से सवाल किया कि वो बग़ैर असातिज़ा के किस तरह सरकारी स्कूल्स में अंग्रेज़ी तालीम शुरू कर सकते हैं। हुकूमत तेलंगाना ने रियासत के हर ज़िले में 500 एकड़ पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट के क़याम का फैसला किया और बैंकों को हिदायत दी कि वो किसानों के अलावा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, गोदाम और इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए कर्जा जात की इजराई में लापरवाही न करें और असरी टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए ज़राअत के मैदान में कदम रखने वाले नौजवानों को कर्ज़ों के फराहमी में तरजीह दें। रियासती वज़ीर ज़राअत संगी रेड्डी निरंजन रेड्डी, वज़ीर पंचायत राज देही तरक्यात एरबली दयाकर राव ने आज नबार्ड के अहदेदारों के हमरा रियासत के आने वाले बजट और नबार्ड के कर्ज़ों पर डॉक्यूमेंट रिवीजन की इजराई के बाद इजलास से खिताब करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत ने ज़राअत देही तरक्यात के लिए 66,384 करोड़ का तख्मीना रखा है। वज़ीर ज़राअत नबार्ड को बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की शख्सी दिलचस्पी के बाद रियासत में पानी की सतह को मुस्तहकम करने के लिए कालेश्वरम प्रोजेक्ट के अलावा मिशन काकतिया के जरिए रियासत के तालाबों को साफ सफाई के जरिए रास्त पानी से लबरेज कर दिया गया है और देहात में मिशन भगीरथा के जरिए महफूज पीने का पानी फराहम किया जा रहा है। निरंजन रेड्डी ने नबार्ड से ख्वाहिश की कि वो रियासत में जारी ज़रई और देही तरक्यात के लिए फिराक दिलाना ताउन फराहम करें। We have achieved, as just now Mr. Kusanagar was saying, that the prestigious projects have been funded by no other than NABARD, and those projects have yielded tremendous results that has not only improved the irrigation potential in the state, it has improved the productivity in the agriculture, it has improved the all-round development, it has improved the ecosystem, it has improved the groundwater, it has improved the livelihoods among the rural people. Now, the per capita income of Telangana is far higher than any other state in the country. The per capita power consumption is number one in the country. We have achieved, as just now Mr. Kusanagar
बीजेपी कायदीन और कारकुनों ने कुकटपल्ली के पास बीजेपी रुकने पार्लियामेंट निजामाबाद डी अरविंद पर टीआरएस कायदीन व कारकुनों की जानिब से किए गए हमले के खिलाफ धरना मुनज़्ज़म करते हुए टीआरएस के खिलाफ नारेबाजी की। बीजेपी कायदीन वी प्रसाद और दीगर ने मीडिया से बात करते हुए हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि वह रुकने पार्लियामेंट का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम है तो आम आदमी का क्या तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। बीजेपी कायदीन ने टीआरएस कायदीन पर इल्ज़ाम आयद किया कि ये डी अरविंद की मकबूलियत से खौफ खाते हुए उन पर जानलेवा हमला कर रहे हैं। सदर वाईएसआर तेलंगाना पार्टी वाईएस शर्मिला ने मीडिया से बात करते हुए वजीर आला के चंद्रशेखर राव से दरियाफ्त किया कि वो 36 लाख किसानों के 1 लाख रुपए के खर्चाजात माफ करने का जो वादा और ऐलान किया था उस पर कितनी अमल आवरी हुई और अब तक कितने किसानों के खर्चाजात माफ किए गए, उसकी वजाहत करें। वाईएस शर्मिला ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव पर तनकीद करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने अपने 7 साल दौर इख्तिदार में एक भी रोज़ किसानों की खुदकशी को लेकर जायज़ा इजलास मुनक्किद नहीं किया, जबकि तेलंगाना किसानों की खुदकशी करने वाले किसानों में सरफहरिस्त है। उन्होंने वजीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वह मिर्च और मकई के किसानों को होने वाले नुकसानात की पाबजाई करे और तमाम 36 लाख किसानों के 1 लाख रुपए के खर्चाजात माफ करें और इनपुट सब्सिडी देने के इक़दाम करें। సంవత్సరం అప్పుల మీద అప్పులు పెరుగుతూనే ఉన్నాయి. రైతులు భరించలేని స్థితికి వెళ్ళి ఇక అవమానాలు తట్టుకోలేక స్ట్రెస్ ప్రెషర్కు లోనై డిప్రెషన్కు లోనై ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారు. ప్రభుత్వము ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్న రైతులకి ఏ విధంగానైనా భరోసా కల్పిస్తుందా? కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి హోదాలో ఉండి ఏ ఒక్క రోజైనా మీరు ఆత్మహత్యలు చేసుకోకండి, కారణాలు నేను వెతుకుతాను, నేను అండగా నిలబడతాను అన్న ఒక్క మాటైనా మాట్లాడగలిగాడా? పంటలు నష్టపోతుంటే ఇన్పుట్ సబ్సిడీ కేసీఆర్ గారు ఇస్తున్నారా? పంట నష్టం వస్తే ఇన్సూరెన్స్ ఇస్తున్నారా? అసలు ఒకప్పుడైతే పంట బీమా ఉండేది, కానీ ఫసల్ బీమా వచ్చిన తర్వాత అది కూడా తీసేశాడు కేసీఆర్ గారు. కానీ ఫసల్ బీమాకు కేంద్రం కట్టినా కూడా కేసీఆర్ గారు మాత్రం కట్టడం లేదు. సో పంట బీమా కూడా రావటం లేదు, యంత్రలక్ష్మి లేదు, బోరేసుకున్నామంటే సహాయం లేదు. ఎక్కడ చూసినా నకిలీ విత్తనాలు, కల్తీ ఎరువులు. అవి కొందామంటే ఏదైనా సబ్సిడీ ఉందా? ఒక్క విధంగానైనా ఆడుకుంటున్నాడు కేసీఆర్ గారు. వైఎస్ఆర్ గారు ఉన్నప్పుడు ఇలాగే ఉండేనా? పెట్టుబడి తగ్గించలేదా? రాబడి పెంచలేదా? రైతులకు ఏ విధంగా అవసరమైతే ఆ విధంగా ఆదుకోలేదా? అప్పుడు ఇన్పుట్ సబ్సిడీ లేదా? పంట బీమా లేదా? బోర్లు వేసుకోవాలంటే సహాయం లేదా? ఎరువు మీద సబ్సిడీ లేదా? ఒక ముఖ్యమంత్రిగా రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు చేసినప్పుడు కేసీఆర్ గారు ఎందుకు చేయలేకపోతున్నారు? చిత్తశుద్ధి లేకనే కదా నిన్న ఆత్మహత్య చేసుకున్న వాళ్ళు మిర్చి రైతులు, పత్తి రైతులు. కేసీఆర్ గారు ఆల్టర్నేట్ క్రాప్ వేసుకోమంటున్నారు, వరి వద్దు ఆల్టర్నేట్ క్రాప్ వేసుకోమంటున్నారు. ఇవన్నీ ఆల్టర్నేట్ క్రాప్సే కదా పాత సంవత్సరం. ग्रेटर हैदराबाद में ज़ईफुल उमर अफराद के अलावा नौजवानों में बरसों से ये आदत चली आ रही है कि वो सुबह के अवलीन सातों में वॉकिंग और जॉगिंग करते हुए अपने आप को तंदुरुस्त रखें और लोग चहलकदमी करने के लिए टैंक बंड, नेकलेस रोड और शहर के तमाम पार्क्स में चहलकदमी करने के लिए ग्रुप की शक्ल में पहुंचते हैं और चहलकदमी ख़त्म होने के बाद आपस में मुल्क और रियासत की ताज़ा सियासी हालात के अलावा अपने अपने घरों के हालात पर तबादले ख्याल करते हैं। लेकिन कोरोना की पहली लहर हो या दूसरी और अब तीसरी लहर के आगाज़ के साथ ही वॉकिंग और जॉगिंग करने वालों की तादाद में बड़ी हद तक कमी आई है। अक्सर चहलकदमी करने वालों ने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर के आगाज़ के साथ ही जो लोग ग्रुप की शक्ल में शहर के पार्क्स पहुंचते थे वो अब नज़र नहीं आ रहे हैं। दूसरी जानिब सुबह के औकात पार्क के करीब मेवे जात तरकारी की दुकानात वालों का कहना है कि कोरोना वबा के आगाज़ के बाद लोग पार्क्स में चहलकदमी करने के लिए कम तादाद में आने की वजह से उनका कारोबार मुतासिर हुआ है, कारोबार नहीं के बराबर हो गया है।
महाराष्ट्र हुकूमत के जरिए मलाड इलाके के मैदान को टीपू सुल्तान के नाम से मौसूम करने पर बीजेपी और शिवसेना के घमासान के दरमियान संजय रावत ने अहम बयान दिया है। संजय रावत ने कहा कि सदर रामनाथ कोविंद जब कर्नाटक के दौरे पर थे तो वहां उन्होंने टीपू सुल्तान की तारीफ की थी और उन्हें तारीखी जंगजू और मुजाहिद आज़ादी करार दिया था। तो क्या भारतीय जनता पार्टी उनसे भी इस्तीफा तलब करेगी? मलाड इलाके में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को टीपू सुल्तान के नाम से मंसूब करने पर हो रहे तनाज़े के दौरान संजय रावत ने कहा कि बीजेपी सोचती है कि तारीख का इल्म सिर्फ उसे ही है। बैठे बैठे हर कोई नई तारीख रकम कर रहा है। ये मौरिख यहाँ तारीख को तब्दील करने के लिए आए हैं। हम टीपू सुल्तान के बारे में जानते हैं, हमें बीजेपी से कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि अगर बीजेपी का ये ख्याल है कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नाम टीपू सुल्तान के नाम पर रखा गया तो वो कुछ कर देंगे, तो उन्हें करके दिखाना चाहिए। सिर्फ बातें बनाना अच्छी बात नहीं है। रियासती हुकूमत अपने फैसले लेने की अहल है। नई तारीख तहरीर मत कीजिए। आप दिल्ली में बैठकर नई तारीख तहरीर करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इसमें कामयाब नहीं होंगे। ख्याल रहे कि महाराष्ट्र हुकूमत में कांग्रेस कोटे से काबीनी वजीर और मुंबई के सरपरस्त वजीर असलम शेख ने बुध के रोज़ मल्लाड इलाके में टीपू सुल्तान मैदान का नाम इफ्तिताह किया। इस ताल्लुक से इलाके में कई पोस्टर आवेदन किए गए थे। मैदान के नाम पर नाराज बीजेपी कारकुनान को काबू करने के लिए बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात की गई थी। देखिए, टीपू सुल्तान का विवाद जो है, आपको मालूम होगा कि हमें यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनको लगता है इतिहास का सिर्फ उनको ही ज्ञान है, हमें इतिहास का कोई ज्ञान नहीं है। ये जो नया इतिहास लिखने के लिए बैठे हैं ना सब इतिहासाचार्य, हाँ, हिस्टोरियन, पूरा इतिहास बदलने के लिए बैठे हैं। हमें मालूम है टीपू सुल्तान, हमें मालूम है मैसूर स्टेट, हमें मालूम है श्रीरंगपट्टनम, हमें मालूम है सब कुछ। टीपू ने क्या क्या किया है हमें सब मालूम है। कैसे कन्वर्शन किया है, क्या किया है, कैसा अत्याचार किया है, कैसी लड़ाई भी की है ब्रिटिशों के खिलाफ, सब कुछ मालूम है हमें। ये हमें भारतीय जनता पार्टी से सीखने की ज़रूरत नहीं है। और महाराष्ट्र में अगर बात करते हैं ये लोग कि अगर टीपू का नाम उसको दिया है तो हम महाराष्ट्र में ये करेंगे वो करेंगे, भाई छोड़ दे बात, आपकी मुँह में शोभा नहीं देती। यहाँ की सरकार समर्थ है निर्णय लेने के लिए, सब कुछ करने के लिए। आप इतिहास, नया इतिहास मत लिखिए। जो दिल्ली में इतिहास बदलने की कोशिश चल रही है ना, आप जारी रखिए, वो भी आप नहीं बदल पाए। असलम शेख के इस्तीफे की बात कर रहे हैं तो राष्ट्रपति कोविंद जी ने जो कर्नाटक में जाकर टीपू सुल्तान का गौरव किया था कि एक ऐतिहासिक योद्धा है टीपू सुल्तान, एक स्वतंत्र सेनानी है टीपू सुल्तान, तो क्या आप राष्ट्रपति जी का भी इस्तीफा मांगेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट करना चाहिए। ये ढोंग है, ये ढोंग है, ये एक नौटंकी है। हमें मालूम है मुंबई महानगर पालिका बीएमसी, महाराष्ट्र की सरकार इस मामले में निर्णय लेने में बहुत सक्षम है। सर, टीपू सुल्तान के नाम को लेकर क्या महाराष्ट्र में कुछ दंगे करने का या कौन करेंगे दंगे? हिम्मत है? कौन करेंगे दंगे बताइए? जो दंगे करने की बात करते हैं ना, करके दिखाइए। या ठाकरे सरकार है, करके दिखाइए दंगे। विवाद है? देखिए, टीपू सुल्तान का विवाद जो है, आपको मालूम होगा कि हमें यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के लोग, तेज हवाओं की वजह से दर्जे हरारत में कमी के बाद तेलंगाना के कई हिस्सों में शदीद सर्दी की लहर जैसी सूरत हाल से दो चार हैं। पिछले कुछ दिनों से आदिलाबाद जिले में रात का दर्जे हरारत 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड किया जा रहा है। जुमेरात को जिले के भीमपुर मंडल में अडली टी में 7.6 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया। उसके बाद आदिलाबाद देही के पप्पल डेरी में 8 डिग्री सेल्सियस, कुमारम भीम जिले के सिरपुर यू में 8.1 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया। आदिलाबाद जिले के भरमपुर में 8.5 डिग्री सेल्सियस, आदिलाबाद अर्बन और चपतरा में 8.8 डिग्री सेल्सियस, तलमाडुगु में 9 डिग्री सेल्सियस, रामनगर में 9.3 डिग्री सेल्सियस,
थमसी और गन्नेदारी में 9.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हरारत रिकॉर्ड किया गया। तेलंगाना स्टेट प्लानिंग डेवलपमेंट के मुताबिक सोसाइटी अजला में रात का दर्जा 15 से 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड कर रही है। हुक्काम का कहना है कि हफ्ते को दर्ज हरारत में मजीद कमी आ सकती है। रियासत के कई अजला में दर्ज हरारत 10 डिग्री सेल्सियस से कम हो सकता है। मुल्क के शुमाली हिस्सों में मगरबी डिस्टर्बेंस तेलंगाना में दर्ज हरारत को मुतासर कर रहा है। हैदराबाद में कम से कम दर्ज हरारत 9 से 10 डिग्री सेल्सियस और ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हुदूद में 7 से 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड तक गिरने का इम्कान है। हैदराबाद में खातून सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने कोविड-19 के मुस्बित टेस्ट के फौरन बाद खुदकशी कर ली। यह वाक़या बुध को अलवाल में पेश आया। खातून की शनाख्त डी अलेखिया के तौर पर हुई है, जो 28 साल की थी। भद्राचलम की रहने वाली डी अलेखिया अलवाल में मुकीम थी और एमएनसी में काम कर रही थी। वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। 21 जनवरी को अलेखिया अस्पताल गई क्योंकि वो बीमार हो गई और टेस्ट कराए गए। कोविड-19 नतीजे मुस्बित आने के बाद वो अफसरदा थी। बाद में वो अलवाल पुलिस स्टेशन के हुदूद के तहत कुंजीगुड़ा में मना सरोवर हाइट्स में वाक़ अपनी रिहाइशगाह पर घर में अलग थलग रहने लगी। 23 जनवरी की शाम को अलेखिया के घर वाले उसके फ्लैट पर आए और उसे लटका हुआ पाया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और तफ्तीश जारी है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था। एक चौंका देने वाले वाक़े में बुध के रोज़ यह गुंटूर के पुडुगुरला में पेश है, जहां रुकी हुई माल ट्रेन गाड़ी के ऊपर सेल्फी लेने के दौरान करंट लगने से नौजवान शदीद जख्मी हो गया। यह वाक़या बुध को पुडुगुरला टाउन रेलवे स्टेशन के मुजाफात में पेश आया। तफसीलात में के मुताबिक तो कस्बे का काकटम वीरा ब्राह्मण रेलवे स्टेशन के करीब रहता है। वो अपनी मोटरसाइकिल पर रेलवे स्टेशन पहुंचा और पिछली बोगी पर चढ़ते हुए, क्योंकि ट्रेन रुकी हुई थी इसलिए ऊपर चढ़ गया। जैसे ही उसने बोगी पर खड़े होकर सेल्फी लेने के लिए हाथ उठाया, वो ऊपर वाला हाई टेंशन बिजली के तारों से उसका हाथ उलझ गया और करंट लग गया। गिरने से सर पर चोट के अलावा जिस्म भी झुलस गया। वहां मौजूद एक और नौजवान पहुंचा और उसे देखा और फौरी तौर पर रेलवे स्टेशन मास्टर को जाकर उसकी इत्तला दी। रेलवे एसआई पुल्लया, एएसआई के क्रिस्टोदास और कांस्टेबल सुरेश ने मौके पर पहुंचकर उसे उठाया। मुतासर शख्स को 108 में निजी अस्पताल ले जाया गया और रेलवे पुलिस की तहकीकात कर रही है। प्रकाशम जिले में पेश आए एक खौफनाक सड़क हादसे में एक बाप बेटे की जोड़ी मौके पर ही हलाक हो गई, जब एक कार कौमी शाहरा पर भारी लागू से भरी ट्रैक्टर से टकरा गई। हादसा उस वक्त पेश आया जब बाप बेटे बैरून मुल्क जाने वाले छोटे बेटे को रुखसत देकर वापस लौट रहे थे। तफसीलात के मुताबिक चीला कालोरी पेट का एक खानदान अपने छोटे बेटे को बैरून मुल्क भेजने चेन्नई गया था। वो आज सुबह चेन्नई से न्यूयॉर्क के लिए फ़्लाइट में सवार हुए और एक कार में चिलकलोरी पेट के लिए रवाना हुए। ताहम जैसे ही खानदान के अफराद प्रकाशम ज़िले के पोंगोरू मंडल में जागर लामू देवपालम फ्लाईओवर के करीब पहुंचे तो लागों से लदे ट्रैक्टर से टकरा गए, जिसकी वजह से दोनों की मौत वाक़ई हो गई। इसके साथ ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।